तो पोर्तुगीज ने बहुत लंबे टाइम तक इसको है यूरोप के बाकी कंट्री से छुपाए रखा, लेकिन डच लोगों को पता लग गया। और डच जो थे वो ज्यादा चालाक निकले। वो जहां जहां पोर्तुगीज गए वहां वहां उनको पीटा और उनसे चीजें छीनी। जैसे इंडिया के बाद पोर्तुगीज जो थे वो सिलोन गए, श्रीलंका, वहां पे उनसे लड़ाई हुई, सिलोन आधा छीन लिया उनसे। फिर वो साउथ ईस्ट एशिया गए, जो जो कंट्री में वो पहुंचते थे पीछे पीछे डच पहुंच जाते थे। और डच उस टाइम काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, तो ऑब्वियस है कि पोर्तुगीज के लिए एक बड़ी चैलेंज थी। तो इस तरीके से एक सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। लेकिन एक चीज इसमें आप गौर करेंगे, गौर करने की बात यह है कि दोनों का इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है। पोर्तुगीज थोड़े से इनफेमस भी हो गए, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि वो रिलीजियसली बहुत इंटॉलरेंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन। वो सोचते थे कि बस कैथोलिक रिलीजन के अलावा, क्रिश्चियनिटी के अलावा किसी और क्रिश्चियनिटी को, यहां तक कि दूसरे जो प्रोटेस्टेंट थे उनको भी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन किसी भी तरह से कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अलावा कोई और रिलीजन होना ही नहीं चाहिए। तो वो एक हाथ में बाइबल, एक हाथ में तलवार लेके आए हुए, और यहाँ के जो लोग थे उनके उनके अंदर जो है वो अनपॉपुलर हो गए। ऑब्वियस की बात थी कि वो उन्होंने उसको रोकने की पूरी कोशिश की, और पोर्तुगीज को वो नहीं आगे बढ़ने देते थे। दूसरा इंटरेस्ट उनका भी नहीं था, वो भी साउथ ईस्ट एशिया में जाना चाहते थे। तो यहाँ पोर्तुगीज और डच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो आपको थोड़े बहुत चीजें फैक्ट्स पता होनी चाहिए। कई बार वो वार वगैरह पूछ लेते हैं, तो हम उसे फोकस करेंगे। दूसरी बात, अंग्रेज कैसे आए यहाँ पे, किसी को पता है कैसे आए? क्या हुआ कि अंग्रेज यहाँ पे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, क्या हुआ होगा? तो क्वीन एलिजाबेथ को ये पता कैसे चला कि इंडिया कैसे पहुंचना है? तो बताएंगे थोड़े, क्यों बताएंगे वो आपको? ओके, हेलो, हाँ, अच्छा, कैसे पहुंचे थे? हाँ, अच्छा, वहां से वहां गए थे, मेडागास्कर गए थे? अच्छा, ओके, क्या रूट है जरा भेजना, व्हाट्सएप करना, ऐसे बोला था? लोकेशन सेंड, लाइव लोकेशन सेंड कर दो। पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ। हुआ ये क्या था कि पुर्तगाल का जब ये ट्रेड शुरू हुआ तो ऑब्वियस ही बात थी कि एक शिप तो जाती नहीं होगी, बार बार शिप जो है जाती थी आती थी, ये सिस्टम चल रहा था। उन्हीं में से कोई शिप थी जिसमें कोई ट्रेडर की शिप थी पुर्तगाल की, जो सी पायरेट्स के हाथे चढ़ गई। अब सी पायरेट्स का प्रोसेस बड़ा सिंपल होता था कि वो जब आपके जहाज पे कब्जा करते थे तो जितने भी लोग होते थे उनको सबको मार दिया जाता था, या फिर उनको एज ए सर्वेंट बना लिया था, स्लेव बना लिया था। नहीं तो 99% तो ये था कि वो मार के समुद्र में ही फेंक देते थे और जहाज पे कब्जा कर लेते थे। लेकिन जहाज में जो भी चीज है वो सब उनकी हो गई, और इंसानों को छोड़ते नहीं थे। तो ऐसा ही एक शिप था पुर्तगाल का, ट्रेडिंग शिप था, जिसपे पायरेट्स ने कब्जा कर लिया। और ये शिप रॉयल नेवी जो थी इंग्लैंड की, उनके हाथ में पड़ गई कि जब उन्होंने पायरेट्स को पकड़ा, उनके साथ वो शिप भी मिला उनको। जब उस शिप की खोजबीन की गई तो उसमें से काफी सारे डॉक्यूमेंट मिले, मैप मिला, उसमें से डायरी मिली, हिसाब किताब मिला कि कितने का सामान खरीदा, कितने का बेचा, कहाँ पे क्या किया, सारा वही खत्म मिला। ऑब्वियस है, पायरेट्स को तो डॉक्यूमेंट्स में क्या इंटरेस्ट था, वो तो सोना चांदी लेते हैं, जवाहरात लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट एज इट इज वहां पड़े हुए थे। ये सारे डॉक्यूमेंट जब उसकी स्टडी की गई, उसको जब भेजा गया पैलेस में, उसकी स्टडी की गई, तो पता लगा कि इट्स अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। मतलब 100% नहीं, 200, 400, 500% तक का प्रॉफिट उसमें दिखाई दे रहा था कि अगर 10 रुपए की चीज ली थी तो वो 100 रुपए की बिक रही थी। इस तरह से प्रॉफिट था, यानी कि 10 गुना से भी ज्यादा। तो वो चीज जब इनको पता चला तो इन्होंने क्या किया है, सारे डॉक्यूमेंट क्वीन एलिजाबेथ के पास पेश किया कि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अगर इंडिया का रूट भी हमें मिल गया, मैप भी मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहां तक जाए कौन? मैंने आपको बताया ना कि ये बड़ा डिस्टर्ब्ड जो है सी माना जाता है। आपने देखा भी, टाइटैनिक जैसी जहाज भी अटलांटिक ओशन में डूब गई, और पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके आपको पूरा का पूरा है पैसिफिक ओशन में जाना है, पैसिफिक ओशन में फिर क्रॉस करके फिर आपको इंडियन ओशन पहुंचना है, इंडियन ओशन के बाद फिर आपको मेडागास्कर के बाद फिर आपको इंडिया में पहुंचना है। इट्स टफ जॉब। तो ऑब्वियस ही बात थी, कोई भी बिजनेसमैन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो ये बात महारानी को जब पता लगी तो उन्होंने जितने भी व्यापारी थे वहां के, इंग्लैंड के, उन सबको बुलाया, उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। अब बोला कि भाई ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी आई है और ऐसे प्रॉफिटेबल वेंचर है, तो कौन है आप लोगों में से जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं उनको काफी सारी बेनिफिट्स दूंगी। ऑब्वियस ही बात थी, इतना रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि जो भी
इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा उससे मैं मोनोपोली दे दूंगी, मोनोपोली ऑफ ट्रेड, यानी कि वो कोई भी इंग्लैंड का कोई और कंपनी इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकता। अगर उसे ट्रेड करना है तो उस कंपनी के थ्रू ही करना है। मर्चेंट एडवेंचरर्स थे जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। हालांकि इसका नाम पहले कुछ और रखा था, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। और शुरुआती जो इसकी वैल्यूएशन थी वो करीबन 75,000 पाउंड के आसपास की थी। उसके बाद फिर बात निकली कि भाई सबसे पहले जाएगा कौन, क्योंकि ऑब्वियस इस कंपनी से तो नहीं पहुंच जाएगी, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कोई पहुंचेगा नहीं। तो सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया। वो इतने जो है सक्सेसफुल नहीं हुए मुगल दरबार में पहुंचने में, क्योंकि मुगल दरबार में एंट्री करना ही बड़ा मुश्किल था। जैसे आज के टाइम पे आप प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हो तो कैसे मिलोगे, इट विल टेक टाइम नहीं। तो उसी तरह से मुगल दरबार काफी मुश्किल था वहां पे तक पहुंचना, है ना, और काफी सारे लेयर्स से गुजरना पड़ता था। दूसरी बात यह थी कि पोर्तुगीज जो थे उन्होंने काफी इन्फ्लुएंस कर रखा था वहां पे दरबार में, तो वो किसी भी यूरोपियन कंपनी को आने नहीं देने जाते थे। खैर किसी तरीके से मुश्किल से वो काफी टाइम बिताया, 2 साल 3 साल, फिर उसके बाद वो मुगल दरबार में पहुंचे। जहांगीर उस समय शासक थे, मेरे कैप्टन हॉकिंस के टाइम पे शायद अकबर थे या जहांगीर थे। सर थॉमस रॉ के टाइम पे तो खैर जहांगीर ही थे। तो काफी सारे गिफ्ट दिए गए, वाइन्स की बोतल, है ना, परफ्यूम्स, है, काफी सारे इक्विपमेंट्स, बंदूकें अच्छी अच्छी, ये सब गिफ्ट जो है ऑब्वियस है बादशाह को दिए गए। हाँ हाँ, पेंटिंग वगैरह, तो काफी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिए गए। तो बादशाह से पूछा गया कि भाई हम व्यापार करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस ही बात थी कि पुर्तगाली काफी इन्फ्लुएंस रखते थे और वो डराते भी थे इनको कि अगर आप करोगे ऐसा तो फिर आपका जहाज डुबा देंगे। लैंड में तो मुगलों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन समुद्र में तो कर सकते थे ना, परेशान तो कर ही सकते थे कम से कम। तो खैर एक आधा सी पोर्ट लोकेशन मिला उनको जहां से वो व्यापार कर सकते थे, लेकिन अभी भी वो बेनिफिट्स नहीं मिले जो वो चाहते थे। फिर सर थॉमस रो आए, फिर उन्होंने जहांगीर के साथ थोड़ी बहुत बातें की, उनको गिफ्ट दिए, काफी सारी बातें करके काफी सारे बेनिफिट्स दिए और इंडिया में कई जगहों पे उनके कारखाने खुले। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काबिज हुई। एक प्रोसेस था। औरंगजेब के टाइम तक अंग्रेजों को कोई मौका नहीं मिला। हालांकि हुगली में इन्होंने एक बार रिवोल्ट किया था, तो औरंगजेब ने बहुत ही बुरी तरीके से उसे खत्म किया और यहां तक कि बादशाह के जूते में नाक रगड़वाया था और काफी वार इंडेमनिटी यानी कि वार का खर्चा भी उनसे लिया था कंपनी से। तो इस तरीके से औरंगजेब के टाइम तक तो उनको पता था कि अब ये मुकाबला नहीं कर सकते, बिकॉज मुगल आर्मी उस टाइम बहुत पावरफुल आर्मी थी। और उसके बाद जब पॉलिटिकल सिचुएशन डगमगाने लगा तो इन्होंने सीधा बादशाह पे अटैक करने के बजाय छोटे लोकेशंस पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। और यही कहानी है आपके कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। जो कट एंड पेस्ट है, जो उन्होंने बंगाल में किया वो उन्होंने मैसूर में किया, जो मैसूर में किया वो मराठा में किया, जो मराठा में किया वो आगे हर एक स्टेट में करते चले गए। लेकिन हमें ये खुशफहमी थी कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा और हम हारते चले गए। क्यों? क्योंकि हमने हिस्ट्री को अनदेखा किया, इसलिए हम मार खाते चले गए। समझ में आया? हिस्ट्री ना पढ़ने का नतीजा 250 साल की गुलामी। तो लिख लें कुछ फैक्ट इसके बारे में। पक्का? क्या हुआ? क्या हुआ? सिर्फ सुनाई दे रही है। डच। ये ऐसी
देखो, जब मैं अपना काम करता हूँ ना मुझे हेलीकॉप्टर सुनाई देता है, ना मुझे फाइटर प्लेन सुनाई देते हैं, ना मुझे गोलियां सुनाई देती हैं, ना मुझे बम सुनाई देते हैं। मैं अपना काम करता हूँ क्योंकि अपना काम कर रहा हूँ ना, आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान आप पे, पढ़ थोड़ी रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ूंगा तो मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पे होगा, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप पे ध्यान होगा। आपके बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ मैं, कब आपके आई बॉल्स बड़े हो जाते हैं, कब छोटे हो जाते हैं, कब आपकी आंखें धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है तो मुझे कहानी सुनानी पड़ती है, कब आप धीरे धीरे पैरों को ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं, कब धीरे धीरे आप ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं, कब आपका बॉडी जो सिटिंग पोस्चर है वो चेंज हो जाता है। मैं सब पे ध्यान रखता हूँ, है ना। कब आप ध्यान से सुन रहे होते हैं, कब आपका ध्यान इधर उधर होता है, भगवान जान छूटे। आपको क्या लगता है कि मुझे दिखता नहीं? आई ऑब्जर्व एवरीथिंग, छोटी छोटी से बड़ी बात है, सब पता लगता है कि आपका ध्यान पढ़ाई में है या कहीं मार्केट में घूम रहा है या किसी के पुराने बात को याद कर रहे हैं, वो पता लग जाता है। चेहरा जो होता है ना और जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफी हद तक बता देते हैं चीजों को, पता लग जाता है कि आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। समझ में आया? और यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है? पढ़ाई का, क्योंकि आपको क्या बनना है? ऑफिसर। क्या बनना है? ऑफिसर। और ऑफिसर के अंदर इमोशन कोई जरूरत नहीं है उसकी, है सीधा अपना काम, ठाट ठाट। क्या इमोशंस के साथ तो डिसीजन लिया भी नहीं आता, लॉजिक के साथ लिया जाता है, लॉजिक के साथ लिया जाता है। इमोशन होगा तो सोचो ना कि आप कौन सा डिसीजन सही ले पाओगे इमोशन का, बताओ। राइट्स हो गए तो क्या करोगे आप लोगों को रिलीफ दे पाओगे? आपको क्या बोलना होगा? मारो गोली साले को, पढ़ो, अंदर करो, कर पाओगे? हैं? आपको पता लगा कि गांव में एम्बुश हो गया, 40 लोगों को गोली मार दी, क्या करोगे? रोगे बैठ के? छिपकली तो बढ़िया चीज होती है, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे घर में सांप निकलते थे, आप छिपकली से डरा रहे हो मुझे? हैं? जंगल के लोग हैं हम लोग, हमें हमें सांप छिपकली तो रोज का काम है। हाँ? हमारे यहाँ नाग पंचमी में नाग की पूजा होती है। हाँ, डुप्लीकेट नाग कहाँ से लाएंगे? नहीं नहीं, आप जिस चीज से देखो, लाइफ की एक सिस्टम है, समझो। आप जिस चीज से डरो, जिस चीज से डरोगे ना वही चीज आपके सामने आएगी। बात को समझो। हमारे यहाँ कहावत है, हिम्मत करे तो बाघ मारे। जंगलों में कहा जाता है कि अगर आप हिम्मत करोगे तो शेर को भी भगा दोगे, और डर जाओगे तो छिपकली भी डरा देगी। खा जाए तो क्या कर सकते हैं? तो फिर डर के तो नहीं खाए ना, वो लड़के ना मरे तो क्या दिक्कत है? निर्भय कर अपनी जीत करो, शुभ कर्मन तो कबहू न डरो, सब ऊपर वाले के हाथ में। निश्चय कर अपनी जीत, सब ऊपर वाले के हाथ में। आपके हाथ में है क्या? भाई खुश खुश हो रहे हो, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो कुछ तो डरना क्यों है? अपना काम करो बस, बिंदास होके। कुछ बने नहीं बने वो छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, डर निकाल दो दिमाग से। नहीं बने तो क्या हो? जब मैंने 45 लाख का पैकेज छोड़ा था, लोग मुझे पागल है, ये है वो है, ऐसे वैसे। ठीक है, मैं मुझे पता था मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, धक्के भी खाए, सब कुछ किया, पता था क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो। पहले चीज तो ये दिमाग में रखो कि नहीं भी होगा तब भी मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। अपने टैलेंट बनाओ, क्या फर्क पड़ जाएगा? इंस्टीट्यूट था हमारा, एबलेज नाम था उसका, अकेला पड़ गया, सारे स्टूडेंट्स ले गए। मैं स्टूडेंट से इतना इंटरेक्ट नहीं करता था, वो पार्टियां करते थे, वो घूमते थे, मैं थोड़ा सा रिस्ट्रेन रखता हूँ, आपको पता है। तो सारे बच्चे चले गए उनके साथ, मैं स्ट्रिक्ट लगता था उनको। 1 साल भी नहीं चला, आज देखो
हम 5 साल से ही बैठे, 1 से 4 इंस्टीट्यूट हो गया, 4 इंस्टीट्यूट के बाद आईटी कंपनी भी खोल ली, आगे और भी हम बढ़ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो तो हरियाणा में है ना, शॉर्टकट है, देख लेंगे है? तो वही बात है कि आपको इन चीजों से डर, भय जो है ना आपका, देखो कोई भी इमोशन है आपको कमजोर करेगा। तो मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप सीखोगे कैसे? नहीं, आपको क्या लगता है कि लाइफ में बिल्कुल आसान है सब कुछ है? मैं ट्रेन पकड़ने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोपहर के 1:30 बजे निकलता था अपने घर से, उस स्टेशन पे बस नहीं आती थी। तो बॉक्साइड समझते हो? बॉक्साइड, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम बनता है, एल्यूमिनियम कोर। हमारे यहाँ बॉक्साइड ही है, चारों तरफ बॉक्साइड, बॉक्साइड के पहाड़ है, माइनिंग है जरा। तो बॉक्साइड के ट्रक में बैठ के पूरे घाटी क्रॉस करके उस स्टेशन तक पहुंचता था। उस स्टेशन का नाम है टोरी, TORI। वो स्टेशन जंगल के बीच में है। आपने जितने भी हॉन्टेड मूवीज देखी होंगी ना, वो सब हॉन्टेड मूवीज का क्रक्स निकाल लो, लालटेन लेकर के जो स्टेशन मास्टर घूमता था वो सब कुछ वहां मिलेगा। और जो स्टेशन था वो बिल्कुल छोटा सा, मतलब कितना बड़ा, इतना बड़ा स्टेशन था बस, और रेलवे का प्लेटफॉर्म उसके सामने है। और मेरी बदकिस्मती ये थी कि उस स्टेशन के सामने वो ट्रेन नहीं रुकती थी। ट्रेन का नाम था मुरी एक्सप्रेस, हावड़ा पठानकोट, आज भी चलती है। और वो ट्रेन रुकती थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 वो स्टेशन से दूर एक छोटा सा बना हुआ था, हल्का सा वो शेड सा, और वो जंगल के बिल्कुल बीच में था, और वहां पे वो ट्रेन रुकती थी। तो शाम के आप लगा लो 1:30 बजे में निकलता था, 3 बजे तक पहुंचता था। 3 बजे से लेकर के रात के 1:30 बजे तक ट्रेन आती थी। वो उसका टाइम था 9 बजे, पहुंचती थी 1:30 बजे। मैं एक ब्रीफकेस के ऊपर बैठ रहा था या वहां पे घूम रहा हूँ जंगल के बीच में। जैसे जैसे अंधेरा होता था वैसे वैसे आवाजें अलग अलग तरह की आती थी। उसके बाद कोई चीज था ही नहीं वो पहुंचने के लिए। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, चले जाता, लेकिन वो जंगल बहुत ही खतरनाक जंगल है। अब पूरा घाटी क्रॉस करते, बात हो रहा हूँ आपको। मुझे पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगते पैदल, शायद 4 घंटे भी लग सकते थे, हो सकता है 5 घंटे भी लग सकते थे। तो पैदल कैसे जाते जंगल क्रॉस करके, पूरी घाटी क्रॉस करके? अच्छा, दो ऑप्शन आपके पास है, ट्रक से आप पहले पहुंच जाओ या फिर पूरे सुबह से लेकर शाम तक आप पैदल चलो। किस पे चलोगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होता ना बच्चे, वो बैग ब्रीफकेस काफी होते हैं ना हमारे पास। वो आजकल तो लोग नहीं होता, पहले तो वो स्लीपिंग बैग भी होता था। लोगों ने देखा ही नहीं देखा पता नहीं मुझे। एक बैग, एक पूरा पैकेज होता है, उसमें आपके गद्दे वगैरह रजाइयां वगैरह होते हैं, उसको फिर मोड़ करके उसको बांधा जाता है। आर्मी वाले रखते हैं अपने पास। हाँ, वो बैग भी होता था, वो भी होता था, और सारा सामान होता था। कोशिश ये रहती ज्यादातर सामान कि हम लेके जाएं ताकि वहां खरीदना ना पड़े। तो वो पर्टिकुलर टाइम पे जैसे अंधेरा होता था तो वहां पे नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम थी, अनसोशल एलिमेंट्स की प्रॉब्लम थी, जानवरों का भी इशू था, हर तरह का इशू था। जब वो ट्रेन दिखता था ना हमें रात के 12, 12:30, 1 बजे, 1:30 बजे, तो लगता था कि भगवान आ रहे हैं साक्षात हैं चंडीगढ़ आने के लिए। झारखंड से? हाँ, मैं झारखंड से तो, धोनी के शहर से। अब तो जहां से मैं हूं ना वहां पे पहले स्टेशन छोटी ट्रेन चलती थी वहां पे। छोटी ट्रेन समझते हो? मिनी ट्रेन, वो छोटा सा होता है, टॉय ट्रेन, वो चलती थी। लेकिन वो सिर्फ रांची से लोहरदगा चलती थी, मेरा डिस्ट्रिक्ट है। अब तो वहां पे राजधानी भी रुकती है, पहले नहीं था ये फैसिलिटी, अब डेवलपमेंट काफी हो गई है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो प्रोसेस से जब आप निकलते हो तो आपको क्या लगा कि आसान होगा है? जब आपको ये पता है कि आपको किताबें खरीदने के लिए 15 दिन ब्रेकफास्ट मिस करना पड़ेगा तो आसान था वो।
जब आपको ये पता है कि अब पैसे आने हैं 4 दिन के बाद, आपको अभी 4 दिन बिना पैसे निकालने हैं, तो आसान था वो? आसान तो कुछ भी नहीं होता। क्या आसान है? लेकिन आपको उसको प्रोसेस से निकलना पड़ता है। मैं ऐसा ही था, मुझे उस टाइम पे भी देख के नहीं रह सकते थे कि मैं भूखा हूं 3 दिनों से। ऐसे ही रहता था हमेशा बिंदास। मैंने कभी सोचा ही नहीं इस चीज के ऊपर। मैं अपना सुबह सुबह लाइब्रेरी निकल जाता था, पूरे दिन पढ़ता रहता था। एक आधा पैटी खा ली पूरे दिन में, या कुछ हल्का फुल्का खा लिया, बस ठीक है। रात भर पढ़ता था ना फिर, ताकि सुबह दिन में लेट नींद खुले। नहीं नहीं। वो फिर उसके लिए हौसला बनाना पड़ता है ना, उसके लिए हौसला बनाना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है अपने आप से। अपने आप से लड़ना पड़ता है, पहले अपने आप को जीतना पड़ेगा आपको यूपीएससी। अपने आप को जब तक नहीं जीतोगे यूपीएससी को नहीं जीत सकते आप ऐसी खुश रहो, सिचुएशंस आते जाएंगे जाते जाएंगे, अच्छा बुरा सबके साथ होता है। भगवान तक नहीं बचे इससे, बताओ। भगवान राम को पता था कि अगले दिन राजा बनने वाले हैं, एक दिन पहले जंगल पहुंच जाएंगे। राम जी को पता था कितने दिन भूखे रहना पड़ेगा। सोच के देखो, एक राजकुमार इतने नाज प्यार में पड़ा हुआ है। हम तो राजकुमार थे भी नहीं, मेरा तो कमरा भी घर के बाहर था। हैं? हम तो सोते भी ऐसे ही थे, बताया ना, पंखा वो वाला। तो मैं ये कह रहा हूं कि भगवान राम को नहीं पता था ना कि अगले दिन मैं जंगल जा रहा हूं, तो क्या करे, वो लड़ रहे थे, रो रहे थे बैठ के। जंगल में तो जरूरी नहीं कि तीनों टाइम खाना मिल रहा होगा उनको, नहीं मिलता होगा कई बार। तो क्या किया, मैं हार गए। कहानियां थी मेरे पास, गुरु द्रोण की कहानी थी मेरे पास, स्टोरीज थी, मोटिवेशन था। जब मैं पढ़ता था, लोगों को देख के लगता था कि मेरा स्ट्रगल तो कुछ है ही नहीं इनके सामने, उनका स्ट्रगल ज्यादा बड़ा है मेरे से। टीचर्स हेल्प करते थे, डीएवी कॉलेज के भी बहुत सारे टीचर जानते हैं मुझे। किसी ने कभी कुछ खिला दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर कैसे बैठे पढ़ रहे, रात भर पढ़ रहे, दोपहर को उठ रहे। फिर कुछ हल्का सा आसपास से मणिपुर के रहते थे लड़के, उनसे कुछ ले लिया, चीनी वनी, हल्का सा गुड़ वगैरह, पानी पिया, लाइब्रेरी पहुंच गए। शाम को आए, जब लगा बर्दाश्त नहीं होगा तो एक आधा पैटी वैटी खा ली, फिर रात भर पढ़े, सुबह सो गए। स्ट्रगल ऐसे नहीं होता ना, एक कहने से नहीं होगा ना कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। उसको एंजॉय करो, कोई बात नहीं, ऐसे चलो। पानी खूब पीते थे, चेहरे को धोते रहो, फ्रेश रहता है। ये लाइफ है, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप चाहो ना चाहो। अब उस सिचुएशन से या तो आप ग्रो करोगे या आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे, ये आपके ऊपर है। आपको ग्रो करना है क्या? यूपीएससी नहीं हुआ, अगला अटेम्प्ट देने के लिए ना पैसे थे ना कुछ था, नौकरी करनी पड़ी, अकाउंट खोलने पड़े, घर घर जाके गालियां सुनी, बेइज्जतियां सही, सब कुछ किया, तो क्या हो गया, भी कर लेते हैं। संघर्ष पथ पर ये भी सही है, वो भी सही है। नहीं, मेरे सारे मेहनत का क्रेडिट कोई और ले गया, कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे। सैलरीज 2 महीने नहीं आई, कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे। आप या तो उससे हार जाओ या आप लड़ते रहो। गिरना गलत नहीं है, गिरने के बाद खड़ा नहीं होना गलत है। कंपनी बनाई, पार्टनर ने धोखा दे दिया, सारा पेमेंट मुझे करना पड़ा, कंपनी बंद हो गई, कोई बात नहीं। फिर नौकरी करी, फिर संघर्ष किया, वहां बेइज्जतियां हुई, उसको भी सहा, बिल्कुल सहा। नहीं होता है, आपको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यूपीएससी वाले आ गए, एमबीए नहीं पता, फाइल फेंक दी, पूरा पूरा ब्रांच मेरे पे हंसता था। हंसो, कोई बात नहीं, हाँ, आप उन पे हंसो। आप यकीन नहीं करेंगे, ये जूते थे ना मेरा, ये साइड वाले पूरा घिस गया था, ये ना पैदल घूमूंगे, साइकिल मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था, यहाँ पैदल जाना पड़ता था। तो
जब मैं ब्रांच में एंटर करता था तो आवाज आती थी, लगता था कि टक 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 के सारे हंसते थे तो उसके बाद क्या हुआ, फिर दिमाग में आया कि नहीं कुछ क्वालिफाई करना है, फिर कैट की तैयारी शुरू कर दी। अब पूरे दिन नौकरी करनी है तो कैट की तैयारी कैसे करोगे? शाम को 10 बजे तो छोड़ते थे वो, सुबह 4 बजे उठ के 2-3 घंटे पढ़ा, फिर काम पे चले गए, फिर 2-3 घंटे पढ़ा, फिर एग्जाम पे चले गए। ब्रेक मिल गया, छुट्टी आ गई तो पढ़ाई की। कोचिंग करने के पैसे नहीं थे, कुछ और चीज थी नहीं, वो गाइड करने को था नहीं, फिर पैसे बिताने थे, फीस बहुत थी। तो आपके मल्टीपल चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो तो मल्टीपल टैलेंट भी तो आएगा ना। मुझे भगवान आपको जो परेशानी दे रहा है वो आपको टेस्ट कर रहा है, वो आपका एग्जाम ले रहा है कि आप कितनी परेशानी के टाइम पे झेल सकते हो। जितनी ज्यादा आप परेशानी झेल सकते हो उतने लाइफ में ग्रो कर सकते हो। हथियार डाल दोगे तो पीछे हो जाओगे। तो फिर जिस बॉस ने मेरा सारा सैलरी वाले रोका था, उसको थैंक यू का लेटर भेजा मिठाई के साथ अपने प्यून के हाथ में, जब 25 लाख का पैकेज मिला। लाइफ ऐसे चलती है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, डरो मत। ये मत सोचो कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये नहीं मिला तो मैं खत्म। कुछ नहीं होता। आप स्ट्रांग होने चाहिए, सब कुछ अपने आप आपके पास आता है। एक बात मेरी माँ हमेशा कहती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, हमेशा कहती थी, अब मुझे आज तक वो याद है। उसके पास हर सिचुएशन के लिए कहावतें थी, हर सिचुएशन के लिए। वो कहती थी कि सरस्वती माँ कभी किसी का उधार नहीं रखती। अगर आप मेहनत करोगे, आप पढ़ाई करोगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो कभी आपका काम ना आए। मैंने हमेशा याद रखा उसको, लगा रहा, मैंने कहा एक जगह नहीं आया, कहीं और तो आएगा, कहीं और नहीं तो कहीं और आएगा। मतलब आपको देख के किसी को ये नहीं पता लगना चाहिए कि आप किस सिचुएशन में। यू हैव द गट टू मैनेज द सिचुएशन। आप खुश हैं तब भी बैलेंस्ड, दुखी हैं तब भी बैलेंस्ड। जिस दिन आपने ये सीख लिया अपने आप को बैलेंस करना, मैनेज करना, आपके लिए कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं। समझ में आया? मैंने क्रक्स बता दिया। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कहानियां सुनाऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। है? चलो आगे बढ़े, तो घबराते नहीं है। डच में क्या है? 1602। 1602 में क्या हुआ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में व्यापार करना था ना, वो तो खुद वेस्ट में थे ना। अगर मान लो डच की वही कंपनी वेस्ट में व्यापार करने आती तो क्या बोलते हैं? डच वेस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडीज कंपनी नहीं, इंडिया में व्यापार करने आ रहे थे ना। तो डच पार्लियामेंट गेव देम चार्टर, पार्लियामेंट gave them charter to acquire territories, make treaties, build forts, etc. यानी कि अब ये लोग यहाँ पे आके
कुछ भी कर सकते हैं, टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं, ट्रीटीज कर सकते हैं, फोर्ट बिल्ड कर सकते हैं, उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई पाबंदी नहीं है। नेक्स्ट, दे एस्टैब्लिश ट्रेडिंग पोर्ट्स एट सूरत, बड़ोच, कैम्बे एंड अहमदाबाद। सिक्सटीन 1658 conquered श्रीलंका। तो एंग्लो डच वॉर कर लेते हैं, सॉरी पोर्तुगीज डच वॉर कर लेते हैं, वॉर्स कर लेते हैं, वॉर्स विथ पोर्तुगीज। फर्स्ट हुआ 1652-54, नेक्स्ट हुआ 1665-67। कहां पे हुआ ये भी लिखा दूं क्या? ये नॉर्थ सी में हुआ, ये हुआ इंग्लिश चैनल में, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड में समुंदर है, इंग्लिश चैनल क्रॉस नहीं करते के लोग स्विम करके, मैप में दिखाया था। इसको पहले लिखा दूं, 16 थर्ड हुआ 1670, वही मैं कह रहा था 1672-74 नॉर्वे, 1672-74 नॉर्वे, 72-74 नॉर्वे, एंड फिफ्थ हुआ 81-84 नीदरलैंड, 81-84। इनकी लड़ाइयां होती थी, बहुत लड़ाइयां होती थी, डच और पोर्तुगीज तो लड़ी मरे। ठीक है, डच की अंग्रेजों से क्या लड़ाई हुई? एक तो इनकी हुई थी 1654 to 16
67 तक लड़ाई हुई। इसमें से एक लड़ाई इंपॉर्टेंट थी, बैटल ऑफ बेदेरा। ये हुई थी 16 आई थिंक 59 में, when Dutch fought along with ये ऐसा कर देते हैं in support when they supported fought British, ऐसे लिख देते हैं British when Mir Jafar tried to get Dutch help। ठीक है, when Dutch fought British, when ऐसे कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, Dutch fought British when Mir Jafar tried to get Dutch help। बैटल ऑफ पलासी के बाद मीर जाफर बने नवाब। अब मीर जाफर को ये लगने लगा कि ये तो फ्री हो गए, अब जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि ये तो सोना का खदान मिल गया, इनसे लूटते रहो। तो मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसको लगा जहर जहरों काटता है, यूरोपियन कंपनी को यूरोपियन कंपनी से हराते हैं। तो उन्होंने डच के साथ सेटिंग करने की कोशिश की, लेकिन डच जब तक वो इनकी हेल्प कर पाते, अंग्रेजों ने पहले ही उनको हरा करके मामला ही रफा दफा कर दिया। और मीर जाफर को हटा के किसको बैठा दिया? उसके दामाद मीर कासिम को। समझ में आया? ठीक है, they made another settlement with British, another settlement with British। ठीक है, एक और सेटलमेंट हुई इस लड़ाई के बाद। सेटलमेंट क्या थी कि ब्रिटिश, ठीक है, gave up their claim in Indonesia and Dutch agreed to leave British alone in कहा? यस, क्योंकि अंग्रेज इंडिया को लूज नहीं करना चाहते थे। आप मुझसे पूछे ना, आप में खुसर फुसर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, क्लियर? अब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। हमारा जो मेन बंदा है जिसको हमें पढ़ना है? तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ब्रिटिश नहीं थी, बाकी सारे भी थे, फ्रेंच भी थी, डच भी थी, पोर्तुगीज भी थी। तो यहाँ पे ब्रिटिश की कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स।
An English association or company was formed in 1599. क्या नाम था इनका? मर्चेंट एडवेंचरर्स. मर्चेंट देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था. इसको कम कर दूं, 27 पे ज्यादा नहीं जाएगा. आपको चलाना है, आप चला लो, बाकियों से पूछ लो. जिस हिसाब से इनके मन में एसी चलाने के नाम से खौफ दिख रहा है, वो देखो जैकेट पहन गए हैं. तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, नहीं ठीक है. अगर आप जिस तरह के भी हो, आपको ध्यान रखना चाहिए. किसी का शरीर ज्यादा गर्म होता है, किसी का ज्यादा ठंडा होता है, किसी का आलू का पराठा बनाना है आपने. चलिए, यहां पे लिख लिया मर्चेंट एडवेंचर्स हो गया. तो मैं लिख लिया पॉपुलरली नोन एज, बताइए, ईस्ट इंडिया. यस. पॉपुलरली नोन एज ईस्ट इंडिया. मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा रहता है हमेशा. मुझे गर्मी ज्यादा लगती है. हाँ, स्वागत. यहीं पे कहीं आसपास में. कई बार उड़ाती है, मेरे सर में गिर चुकी है. वो एयर वैक्यूम, आपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा, एयर वैक्यूम क्रिएट होता है, उसी से वो चिपकी रहती है. खैर, यहां तक देख लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया. एक रॉयल चार्टर इशू किया गया कब? कब किया गया? 31 दिसंबर 1599 में किया गया था. 1600 में. क्या था इस चार्टर में? भाई क्वीन एलिजाबेथ लिख सकते हैं आप, अगर आप लिखना चाहे. क्वीन एलिजाबेथ. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दैट, मोनोपोली ऑफ ट्रेड was given, ट्रेड इन इंडिया ऐसे कर दीजिए, was given to किसको? जी. ये मोनोपोली ट्रेड जब आप उसमें आप एक में कोई सा मोनोपोली ले लिया, दूसरे में कोई सा मोनोपोली ले लिया, सिर्फ चाय का रह गया, चाइना के साथ ट्रेड का रह गया. चार्टर एक्ट जो आप पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें पॉलिटी में भी आता है. मैं चेक करूंगा ना कि आपने ढंग से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है ना. मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना,
चार्टर एक्ट कौन कौन से लिए गए, और फिर मैं कॉन्स्पिरेसी पढ़ाऊंगा ना आपको कि कैसे पहले वो पंछी के पर उतर रहे हैं, कंपनी में कैसे कमजोर किया जा रहा है। हर शेर का सवा शेर होता है। ऐसा ना बोलिए, इलीगल है ये, शेर का शिकार नहीं कर सकते आप इंडिया में, इलीगल है ये। हाँ जी, यहां तक हो गया। हाँ, अब पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई, क्या बात है। तो लिखिए, फर्स्ट फैक्ट्री वाज ओपन इन कहाँ है, सूरत। सूरत से, सूरत फिर आप लिखिए सिक्सटीन फिफ्टीन लिखिए, इंपॉर्टेंट डेट लिख लीजिए। 1615 कौन आए, सर थॉमस रो, ठीक है, सर थॉमस रो। जो पहले आए थे कैप्टन हॉकिंस आए थे, ये सर थॉमस रो, तो मैं बार बार उसमें नहीं जाना चाहता इसलिए मैं लिखाया नहीं। सर थॉमस रो आए एंड सक्सीडेड इन गेटिंग ए फरमान, एक फरमान इनको मिल गया, ट्रेड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज, टू ट्रेड एंड establish factories in all parts of Mughal territories. बादशाह को आप क्या समझ रहे हो, पूरी टेरिटरी में कहीं भी कुछ भी दे सकता है आपको, तो मुगल टेरिटरी कह रहा हूं मैं, तो बादशाह तो मुगल एम्पायर का ही हेड होगा ना, तो उसने सारे मुगल टेरिटरी में कहीं भी आप कहते हैं फैक्ट्री बनाना। फैक्ट्री का मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता। फैक्ट्री का मतलब नॉर्मली आप क्या देखते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता। फैक्ट्री का मतलब हो गया वेयर हाउस, ऑफिसेस, रेसिडेंसेस। यहाँ फैक्ट्री का मतलब मत समझिए, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेड मैन्युफैक्चर तो कुछ करना नहीं था, यहाँ से सामान खरीदा वहां बेचा, यहाँ से जो है लिया वहां बेचा, तो उनका यही काम था, ट्रेडिंग यही होता है, मैन्युफैक्चर नहीं करते कुछ। तो फैक्ट्री मतलब इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ उनके वेयर हाउसेस होते हैं, जिसको आप गोडाउन कहते हैं ना, जहाँ उनके लोग रहते हैं, ऑफिसेस होते हैं। वो तो फारूक शियार ना, अभी तो हम लोग पहुंचे नहीं वहां थे, अभी तो हम लोग इनको जहांगीर के टाइम पे हैं। जहांगीर 1605 में जहांगीर आ चुके थे ना, अकबर के डेथ के बाद जहांगीर थे, लिख लो जहांगीर। सिक्सटीन 1662 क्या हुआ था, क्या हुआ था, पोर्तुगीज राजकुमारी की शादी किससे हुई, इंग्लैंड के राजा
चार्ल्स वन से। वो पोर्तुगीज की राजकुमारी का नाम क्या था? मैरी। उसकी शादी हुई चार्ल्स वन से। अब चार्ल्स वन शादी हुई, दहेज में क्या दिया है? फॉर्च्यूनर ने बॉम्बे, बॉम्बे दे दिया। आपको फॉर्च्यूनर चाहिए, लिखिए पोर्तुगीज। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो दहेज थोड़ी होता है। पोर्तुगीज गेव आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू किंग ऑफ इंग्लैंड चार्ल्स। आइलैंड ही है मुंबई, तो और क्या है? समुद्र में ब्रिज नहीं बना था, वही तो है। आइलैंड नहीं तो समुद्र में ब्रिज क्यों बनाते हैं आप? धीरे धीरे भरते चले गए ना उसको। मैनमेड भी है ना वो काफी कुछ उसमें। तो मुंबई में पानी क्यों नहीं ठहरता? पानी क्यों नहीं वो सीवरेज जाता है? वो बारिश के मौसम में ऐसा हो जाता है। आइलैंड है। जी, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? यही एंड करें? कल डिस्कस करेंगे कि दहेज में मिलने के बाद उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज किया और इस तरीके से बॉम्बे अंग्रेजों के हाथे चढ़ गया और ये बॉम्बे असली में बॉम्बे बन गया। मुंबई गए आप लोग में से कोई? अच्छा पंजाब में नहीं गए? पंजाब में कहाँ घूमे?